आज के इस वीडियो में यूपी लोअर पीसीएस में आए हुए सभी प्रश्नों का गहराई से और सटीक विश्लेषण करेंगे। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक केंद्र (एनसीडीएम) की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई थी? तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के द्वारा किया गया था। और ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। इसका NCDM से कोई लेना देना नहीं है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ये इसका स्थापना 2005 में हुआ था और अधिनियम के तहत बाद में हुआ था। आपदा अधिनियम के तहत इसका बाद में स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान NIDM ये इसका आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। दूसरा नंबर देखिए, संसद में किसी समापन प्रस्ताव क्लोज मोशन के तहत केवल संपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है। ये कंगारू समापन है क्या? देखिए, कंगारू समापन इसमें से केवल महत्वपूर्ण और चुनिंदा खंडों पर ही चर्चा की जाती है और बीच के कम महत्वपूर्ण खंडों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं साधारण समापन किसे कहते हैं। ये इसमें विधेयक के किसी भी हिस्से को छोड़े बिना पूरी तरह से चर्चा के बाद मतदान कराया जाता है, तो साधारण समापन कहते हैं। ये देखिए, खंडों के द्वारा समापन, ये इनमें से पूरे विधेयक को अलग अलग खंडों में बांटकर एक साथ समूह पर चर्चा की जाती है, तो इसे कहते हैं खंडों द्वारा समापन। अब देखिए, गिलोटिन समापन जब बहस के तय समय कम पड़ जाता है तो बचे हुए अनचार्जों वाले हिस्सों को एक साथ मतदान के लिए रख दिया जाता है, तो इसे गिलोटिन समापन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है, औषध प्रतिरोधी श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? यह किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्जिथ्रोमाइसिन यह एक सामान्य माइक्लोराइड एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न जीवाणुओं संक्रमणों में होता है। अब ये देखिए, नाइट्रोफ्लोमाइसिन ये एक नई दवा है जिसे ड्रग रेजिस्टेंट श्वसन संक्रमण के लिए विकसित किया गया है। सी नंबर देखिए, रेमडेसिविर ये रेमडेसिविर एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे कोविड-19 के समय चर्चा में आई थी और ये एक ना एंटीबायोटिक दवा नहीं है, ये एक एंटीवायरस दवा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी, फैविपिराविर ये एक भी वायरस संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त होने वाला एंटीवायरल दवा है, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करेंगे? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य पृथ्वी L2। ये जो है लैग्रेंज L से होगा लैग्रेंज 2 पॉइंट पर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जहां पृथ्वी के साथ सूर्य का परिक्रमा करते हुए दृष्टिकोण बनाए रखता है। यहाँ पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता है, तो वो जगह को L2 कहा गया है, याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी चंद्रमा L2, यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का, बल्कि बीच का नहीं है, ठीक है, बल्कि पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण संतुलित बिंदु है, ये बीच का नहीं है। ये जो है ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का नहीं है, लेकिन सूर्य प्रणाली का गुरुत्वाकर्षण संतुलित बिंदु है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, और ये L1 ये क्या है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है।
जिसका उपयोग मुख्य रूप से सूर्य के अध्ययन करने वाले उपग्रहों के लिए होता है। ठीक, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था कांडला में। अब ये कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में पड़ता है और दक्षिण एशिया और भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र है। ये 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और ये कोचीन बंदरगाह देखिए, कोचीन बंदरगाह यह केरल का प्रमुख बंदरगाह है और लेकिन ये पहला EPZ यहाँ नहीं था। ठीक है। मुद्रा यह वर्तमान में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुद्रा। और मुरगुआमो यह गोवा में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ठीक, एग्जाम सीख को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? ये होगा, रुद्र भी नहीं होगा, ध्रुव भी नहीं होगा, चीता भी नहीं होगा, तेजस भी नहीं होगा। तो होगा इसमें ये प्रचंड। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, लेकिन इसमें प्रचंड होगा जो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर E के साथ जाएंगे। रुद्र यह एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और ALHWSI का सशस्त्र संस्करण है। ध्रुव ये HLA द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। चीता ये एक पुराने हल्के उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर है। और तेजस ये भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। 7 नंबर देखिए, किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उसके आकार के घटने के साथ साथ घट जाता है? तो होगा ग्रिप्स थॉम्सन प्रभाव। ग्रिप्स थॉम्सन प्रभाव यह इसके अनुसार जैसे जैसे कण का आकार नैनो स्तर पर घटता है उसके गलनांक में भी गिरावट आता है। ठीक है। अब देखिए सीवेक प्रभाव यह तापमान के अंदर को विद्युत वोल्टेज में बदलने से संबंधित थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव है। ठीक। कैसिमिर प्रभाव यह क्वांटम निर्वात क्षेत्र के बीच लगने वाले आकर्षक बल से संबंधित है। ये हॉल पेच प्रभाव यह सामग्रियों के कण के आकार और उनकी ताकत के संबंध को समझाता है। 8 नंबर देखिए, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियामक 2016 से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्येक वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इनमें केवल 1 सीरा ट्यूब सेट, कैथेटर, यूरिन बैग और हो जाएगा बिना सुई वाला सीरीज। ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई है? ये मिनी रत्न 1 कंपनी प्रदान किया गया है। अभी देखिए, महारत्न जो है यह बहुत बड़ी वित्तीय स्वायत्तता वाली शीर्ष कंपनियों को मिलता ही है, बहुत बड़े कंपनियों को मिलता है। मिनी रत्न 2 यह उससे छोटी श्रेणी का है, महारत्न से छोटी है। और मिनी रत्न 1 ये BSNL को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। और नवरत्न ये जो है यह महारत्न से ठीक नीचे की बड़ी कंपनियों की श्रेणी है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय द्वारा कौन से स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली विकसित की गई है? यह किया गया है कवच किया गया है। कवच ये है भारतीय रेलवे द्वारा विकसित विश्व स्तरीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को रोकती है। कवच टक्कर को रोकता है, सीधा याद करके रखें। और ट्रेल यह कोई स्वदेशी ATP प्रणाली नहीं है। ठीक।
त्रिनेत्र, यह लोकोमोटिव के आगे कोहरे को देखने या बाधा पहचानने की विजन की तकनीक से जुड़ा है। और ये रक्षक, यह सुरक्षा से जुड़ा सामान्य शब्द है। ठीक, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सही। 11 देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन 2006 में किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दूसरा हो जाएगा सही। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संख्या का उनके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है। अब ये सही मिलान, ये सही है। सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, सही को हम राउंड घेरा लगा देते हैं। अब देखिए बारी बारी से ए नंबर देखिए, सतत विकास लक्ष्य 5, यह जो है यह लैंगिक समानता से संबंधित है। ठीक है, ये लैंगिक समानता से संबंधित है, जलवायु से नहीं है, लैंगिक समानता से। कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये अगर मिला करें तो ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक समानता से हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 2, ये जो हो यह शून्य भूख से जुड़ा है, ना कि जेंडर इक्वलिटी से। ठीक है, ये शून्य भूख से जुड़ा है। ठीक, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और सतत विकास लक्ष्य 8, और इसके बारे में तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 2 आकाश, आकाश जो होगा ये आकाश जो होगा ये हो जाएगा सतत से वायु में मार करने वाले मिसाइल। ठीक, ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज से मिसाइल। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अस्त्र जो है ये दृश्य सीमा से परे वायु में है। हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए नीचे देखते हैं। चौदह नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी निजी अदालत न्यायाधिकरण का प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। ये की जाती है उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण क्या है। यह किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और परमादेश, यह किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे कमिश्नर देगा डीएम को आदेश कि ये काम करो तो परमादेश देगा। ठीक, और डी नंबर देखिए, डी नंबर है अधिकार पिच्छा। ठीक, यह किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर उसकी वैधता को पूछने के लिए होती है। ठीक है, ये पूछता है। नेक्स्ट देखिए 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जैनिक सिनर ने जीता। जैनिक सिनर एक टेनिस के शीर्ष खिलाड़ियों में से शामिल हैं, और ये नोवाक जोकोविच एक महान टेनिस खिलाड़ी ही हैं, ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और अलेक्जेंडर जर्मनी के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। और कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के युवा और दिग्गज टेनिस स्टार हैं। ठीक है, तो अभी जैनिक सिनर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POPs के उन्मूलन का न्यूनीकरण से संबंधित है।
यह है एक स्टॉकहोम सम्मेलन से। स्टॉकहोम सम्मेलन देखिए, यह एक खतरनाक और अस्थायी कार्बन प्रदूषकों के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर को रोकने के लिए वैश्विक संधि है। मिनीमाता सम्मेलन यह पारे से दुष्प्रभाव से जुड़ी संधि है। और ग्रीन हाउस गैस, ये क्योटो सम्मेलन जो है, ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और बासेल सम्मेलन जो है, ये खतरनाक कचरे के सीमा पार संचरण और उनके निपटाने को नियंत्रण करता है। मतलब खतरनाक जो कचरे रहेंगे उसको सीमा पार संचालन और उनके निपटान से संबंधित है, कचरा से संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, तंजावुर में स्थित बृहद्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था राजराज चोल प्रथम। यह इनके शासनकाल में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का निर्माण हुआ था। और ये नंबर देखते हैं करिकाल चोल जो है, यह संगम काल का शुरुआती राजा था। और राजेंद्र चोल जो है, ये इनके साम्राज्य का विस्तार किया और गंगैकोंडा चोलमपुरम की स्थापना किया था। ठीक। कुलोत्तुंग चोल जो है, ये चोल साम्राज्य के बाद चोल के शासक बने। ये कुलोत्तुंग चोल के चोल शासक थे, ये नॉर्मल था। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सीधाई फ्रेमवर्क से संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह एक वैश्विक लक्ष्य और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा कथन है, यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर और बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। इसके आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 2 और 3 ये सही हो जाएगा। यह पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेहतर पुनर्निर्माण की बढ़ावा देता है। इसके आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, भारत में आपदा निगरानी की प्रमुख भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? ये हो जाएगा IMD चक्रवात, CWC बाढ़, INCOIS सुनामी। तो इसको याद रखने का एक ही है कि IMD चक्रवात से संबंधित है, CWC बाढ़ से संबंधित है, INCOS सुनामी से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। बीस नंबर देखिए, पहला अलंग मराठा युद्ध 1782 में निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था सलावाई की संधि के साथ समाप्त हो गया था। अब देखिए, सलावाई संधि 1782 ईस्वी के साथ पहला अलंग मराठा युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेज व मराठा के बीच शांति स्थापित हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि, यह तीसरे मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। अब बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन, यह 1802 ईस्वी में पेशवा और बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि, यह 1776 ईस्वी में अंग्रेज और मराठा के बीच शुरुआत हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 देखिए क्या है, कह रहा है लखनौजदारो क्या है? यह एक सिंध प्रांत में स्थित स्थल है। ठीक। और नीदोवारी जो है, यह बलूचिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, सही है। धालेनवाल एक पंजाब
के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस जगह का नाम है ये सारे। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिए, इकोटोन शब्द का तात्पर्य है। यह इकोटोन जो है ये दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र से के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र है। दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र है इकोटोन। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए ए कह रहा है, ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिकी स्थितियाँ और अपेक्षाकृत स्थिति रहती है। इसे इससे कोई परिभाषा इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, कौन सी तकनीक की रेडियो लेवल के लिए डीएनए संप्रेषित प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए उपक्रम की पहचान करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग। अब ये सदन ब्लॉटिंग है क्या? ये एक डीएनए नमूने में विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को पता लगाने के लिए इस तकनीक में रेडियो एक्टिव प्रोब का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग इसका उपयोग प्रोटीन और उनके पोस्ट ट्रांसलेशन संसाधनों की पहचान के लिए होता है। ठीक है, और ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये आरएनए अणुओं के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी है एक तरह से। और ये सी नंबर देखिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये है कि ये विशेष रूप से नमूनों में प्रोटीन की पहचान करने के काम में आती है। ठीक, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 24 देखिए, 24 कह रहा है निम्नलिखित में से विशिष्ट ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उनके लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सुमेलित करते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है द्वैत शासन की शुरुआत यह एक भारत सरकार अधिनियम 1919 को हुआ था। ठीक, ये तो यहाँ आ गया। अभी इसमें हम लोग को सत्य ढूंढना है सही। ठीक है, गलत नहीं। ये यहाँ देख लीजिए, सही सुमेलित ढूंढना है। तो सही सुमेलित ढूंढने के लिए रॉन्ग वाले को गलत कर देंगे। ठीक है, द्वैत शासन जो है ये 1919 ईस्वी में हुआ था, ये तो ये गलत कर दिया है। और पृथक निर्वाचन मंडल, इसकी शुरुआत 1909 ईस्वी के अधिनियम में हुआ था, तो यहाँ है, इसका भी मिलान गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आइए नीचे, द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था विधायिका राज्य परिषद और विधान परिषद की स्थापना किया गया था 1919 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल सही है, और ये उल्टा पुल्टा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जनरल डेटा प्रोसेसन रेगुलेटिंग जीडीपीआर के अंतर्गत भुला दिए जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन किस व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना। ठीक है, ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। भुला या दिए जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन किसी भी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने के अनुरोध करना। ठीक है, और ए नंबर जो कह रहा है सभी, तो सही है। ए नंबर कह रहा है सभी ऑनलाइन डेटा संग्रह को रोकना। ये इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि विशिष्ट डेटा को हटाने से है, तो ये नहीं हो जाएगा। और ऑनलाइन सामग्री के स्वामित्व का दावा करना, ये जो है ये कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा से जुड़ा है, तो ये यहाँ पे नहीं है। और डी नंबर देखिए, प्रकाशनाधिकार संरक्षित सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना, ये क्या हो जाएगा? ये तो स्वतंत्र रूप से उपयोग करना नियमों के विपरीत है, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब आइए 26 नंबर, कह रहा है माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये माजुली द्वीप जो है ये ये असम में स्थित है। तो यहाँ असम तो है ना, ये तो सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो असम में माजुली द्वीप है और बिहार में से किसी भी राज्य में माजुली द्वीप तो नहीं है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग जाएंगे। अब आइए 27 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है इसरो ISRO ने 2025 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ये क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ब्लू ब्लड ब्लॉक 2 ये जो है ये इसरो के कमर्शियल लॉन्च के तहत इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में भेजा गया था। कमर्शियल कमर्शियल मतलब होता है कि कुछ लार्ज स्केल पे कंपनी द्वारा सर्विस दिया जाता है, तो इसके लिए भेजा गया था। और देखिए स्टारलिंक V2 यह स्पेस एक्स ने इसका पर्सनल अपना उपग्रह लॉन्च करता है। और ब्लू वॉर्क 3 जो है इसका पिछला प्रोटोटाइप उपग्रह था। और वेन ये वन वेव कमर्शियल से संबंधित है। ये वन वेव का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है PM आशा योजना के अंतर्गत दलहनों और तिलहनों और खोपरा में भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है। ये हो जाएगा सी नंबर मूल्य संवर्धन योजना PSS। यह जो है इसके तहत दलहन और तिलहन और खोपरा की भौतिक रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ए नंबर कह रहा है, इसको घेर लेते हैं पहले, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना PDPS। ये जो है ये बाजार और मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर्गत की भरपाई से जुड़ी है। समर्थन मूल्य के अंतर्गत भरपाई से जुड़ा है, मतलब बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की भरपाई से जुड़ी है। ठीक, और बाजार हस्तक्षेप योजना ये बागवानी उत्पादकों की खरीद के लिए है। ठीक है, बाजार हस्तक्षेप योजना बागवानी उत्पादकों की खरीद के लिए। निजी अधिप्राप्ति एवं स्टॉक किट्स योजना PPS ये जो है ये निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। ठीक, निजी क्षेत्र की भागीदारी से। ऑप्शन ए 29 क्वेश्चन नंबर देखिए, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी के निहित है। तो ये निहित हो जाएगा ग्राम सभा और पंचायत में। देखिए पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4M के तहत अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर स्वामित्व का पूर्ण अधिकार दिया गया था। अब देखिए संयुक्त वन प्रबंधक समिति ये क्या है। ये प्रशासनिक इकाई है, सर्वोच्च स्वामित्व नहीं रखती है। और जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासनिक निकाय ये जो है इनके पास पारंपरिक स्वामित्व नहीं होता है। राज्य वन विभाग ट्राइपेड ये जो है ये नोडल या सहायता एजेंसी है। ये नोडल या सहायता एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही सुटेबल। कह रहा है काला अजार विसेरल लिस्मेनियासिस को भारत में उमूल्य के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है। लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है और डैश के काटने से मनुष्य में फैलता है। ये हो जाएगा सैंड फ्लाई जो है लेशमेनिया परजीवी की वाहक होती है जिसे काटने से काला अजार होता है। तो काला अजार होता है, इसमें हिट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए एनोफेलिज इसके काटने से मलेरिया होता है, आप लोग जानते ही हैं।
तेज तेज मक्खी, इसे काटने से अफ्रीकी निद्रा रोग होता है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर जो है, ये इसे काटने से फाइलेरिया जैसी बीमारी होता है। तो यहाँ काला अचार के नाम से है, तो क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई मक्खी, ठीक। 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है? तो नहीं है इसमें कह रहा है, क्या हो जाएगा? लाभांश आय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाभांश आय क्या है? ये सरकार को मिलने वाला लाभांश उसकी नियमित आय है। सरकार को मिलने वाली लाभांश उसकी नियमित आय है, इसलिए यह राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती है, समझे। अब देखिए विनिवेश प्राप्तियां क्या है? यह सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है, परिसंपत्तियों को कम करता है, अतः पूंजीगत प्राप्ति कह सकते हैं इसको। अब बाजार उधार मतलब यह सरकार को देनदारी बढ़ाती है और अतः पूंजीगत प्राप्ति है। और नेक्स्ट देखिए ऋण वसूली, यह परिसंपत्तियों को घटाती है, अतः यह पूंजीगत प्राप्ति है। तो यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो लाभांश आय नहीं हो जाएगा। और बाकी तीनों। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर कह रहा है विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति और एनबीएफसी प्रमाण पत्रों के समर्पण को संधारित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है प्रवाह पोर्टल। देखिए प्रवाह पोर्टल जो है, इस पोर्टल को विनियामक अनुमोदन और लाइसेंस आवेदनों को सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब है विनियामक अनुमोदन और लाइसेंस आवेदन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो उद्गम क्या है? उद्गम ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट, दावा ना किए गए जमा की खोज के लिए है। ई कुबेर क्या है? यह आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं इसको। और ये दक्ष जो है, ये आरबीआई का सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, दक्ष। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए? तो ये हो जाएगा, इसमें पूरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन है। कह रहा है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के अंतर्गत किया गया है। ये गलत हो जाएगा, नहीं किया गया है। ये जो होता है 48(1)(a) के तहत होता है, यहाँ 58 लिख दिया गया, इसीलिए ये नहीं होगा, यहाँ 48 होगा। दूसरा कथन है कि केंद्र सरकार समान श्रेणी के राज्यों के लिए एक कोष का 70% और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 80% योगदान देता है। ये जो है ये गलत है। केंद्र सरकार समान राज्यों को 75, यहाँ पे 75 होगा 75, और पूर्वोत्तर विशेष राज्यों को 90% देता है, ठीक। तो यहाँ पे 80 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 90% आप मानिए, तो ये भी गलत हो जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए राज्य केंद्रीय रूप में अनुसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सही है, ठीक है, कर सकते हैं। तो केवल 3 ही हो जाएगा सही, ठीक। और मैंने ये तोड़ के जो बताए हैं आपको, यहाँ से कुछ डिफरेंस पता चलता होगा। तो इस वीडियो में कुछ खास ही आपके लिए है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी होंगे आप लोग के लिए। आप देखिए 34 नंबर कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कह रहा है वह अनुपात जो कार्यशील आयु
जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है, कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कहता है पराश्रिता अनुपात। अब देखिए पराश्रिता अनुपात क्या है? यह आर्थिक रूप से आश्रित आबादी, बच्चा और वृद्धों का कार्यशील आबादी पर भार को मापता है। ठीक है, बच्चा और वृद्धों के कार्यशील आबादी को भार को मापता है पराश्रिता अनुपात। तो वही कह रहा है कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है। भार हो गया, इससे ही रिलेटेड है। अब देखिए श्रम शक्ति अनुपात, ये जो है ये कुल कामकाजी आबादी की हिस्सेदारी को बताता है, आबादी की हिस्सेदारी को बताता है। श्रम जनसंख्या अनुपात, यह कुल आबादी में काम करने वाले का प्रतिशत है। ठीक, रोजगार जनसंख्या अनुपात, ये जो है ये तो नहीं होगा, इससे भी संबंधित कुछ ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। 35 नंबर देखिए, कह रहा है किसी पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति CESR के लिए फिर से चुना गया। तो ये चुना गया प्रीति सरन को चुना गया। अब देखिए प्रीति सरन जो है यह भारत के पूर्व राजनयिक जिन्हें इस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। और स्नेहा दुबे जो है यह भारतीय कूटनीति से जुड़ी युवा अधिकारी है। और रुचिका कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि रही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। कह रहा है रॉकी पर्वत के पवन विमुख ढालों पर चलने वाले गर्म और शुष्क स्थानीय फॉर्न पवन कौन सी है? तो ये हो जाएगा चिनूक। ये क्या हो जाएगा? चिनूक। सही। अब देखिए चिनूक यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा है। चिनूक क्या है? गर्म व शुष्क हवा है। ये रॉकी पर्वत से उतरता है, तो जो बर्फ पिघलने में सहायक होता है। तो वही बात कर रहा है यहाँ, रॉकी पर्वत के पवन विमुख से ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फॉर्न पवन है। अब देखिए हरमट जो है ये एक सहारा रेगिस्तान से उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सिरोको जो है यह सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सिरोको गर्म हवा है, हरमट भी गर्म हवा है। और लिस्टल क्या है? ये आल्प्स में जिब्राल्टर फ्रांस की ओर चलने वाली ठंडी हवा है। ये लिस्टर क्या है? ठंडी हवा है। तो रॉकी से संबंधित तो यहाँ चिनूक ही होगा। ठीक, 37 नंबर देखिए, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो ये युगांतर आश्रम से जाना जाता था। तो युगांतर आश्रम जो है ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी द्वारा स्थापित प्रेस और मुख्यालय का यही नाम था। और इंडिया हाउस भी है, लेकिन गदर पार्टी का आधिकारिक मुख्यालय युगांतर आश्रम ही था। ठीक है, तो आप इंडिया हाउस से रिलेटेड नहीं कीजिएगा, ये दे ही दिया है युगांतर आश्रम, तो इनके साथ ही जाना है हम लोग को। अभिनव भारत देखिए, यह विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। स्वराजभवन जो है ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कांग्रेस से जुड़ा ऐतिहासिक भवन है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यूकैलस रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? न्यूकैलस रोग, तो ये पैरामिक्सिको वायरस हो जाएगा। पैरामिक्सिको वायरस जो है ये एवियन पैरामिक्सिको वायरस स्ट्रेन है जो
पक्षियों और मुर्गियों में रानीखेत जैसी घातक बीमारी फैलाती है। हर्पीज वायरस यह एक मरेक रोग या अन्य वायरस संक्रमणों से जुड़ा है। और ऑर्थोमिक्सो वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का समूह है। और एवी पॉक्स वायरस ये पक्षियों में पॉक्स चेचक रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग। न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एआई चैटबॉट न्याय सेतु, ये ऑप्शन नंबर तो अभी देखते हैं। ये एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायता है। सही है, कानूनी सहायता है। और कथन 2 है, इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ये भी सही है। यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड होगा। फर्स्ट और सेकंड ये रहा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो 40 नंबर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबर पार्टी के टिकट पर किंग्सबरी सेंट्रल सीट से चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और उदारवादी नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये प्रमुख राष्ट्रवादी नेता और इंडियन एसोसिएशन के संपादक भी थे। बाल गंगाधर तिलक, ये चरमपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पूछ रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। 41 नंबर देखिए। कह रहा है वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान में सम्मानित किया गया था? तो ये बितांग आदिपूर्णा जो है, ये आदिपूर्णा इंडोनेशिया का एक उच्च नागरिक राज्य सम्मान है जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रदान किया जाता है, दिखाने के लिए। ठीक, 42 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ट्रपेज। ये जो है ये सिटीजन चार्टर के पालन और सुधार के लिए मुख्य नोडल एजेंसी है। ठीक, और ये पेंशन और पेंशनभोगियों कल्याण विभाग, ये जो है ये पेंशन मामलों को देखरेख करता है। लोक उद्यम विभाग, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़ा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, यह सिविल सेवकों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण से संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि का स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मापने से, तो ये कितना हो जाएगा 10 डेसिबल या उससे अधिक। तो इसका कहने का मतलब है यदि किसी क्षेत्र में विशेष अनुमेय और शोर सीमा 10 डेसिबल या उससे अधिक की वृद्धि होती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है और शिकायत दर्ज किया जा सकता है। तो मानक ध्वनि डेसिबल कितना है 10, ओनली 10 डेसिबल।
अब देखिए 44 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है। तो सही ढंग से ये रासायनिक, ऊष्मीय, यांत्रिक और विद्युत ये सही ढंग को दर्शाता है। देखते हैं कोयले में निहित रासायनिक ऊर्जा को जलाने पर ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, उसमें बनने वाली भाप टरबाइन को घुमाता है और यांत्रिक मैकेनिकल ऊर्जा पैदा करती है और अंततः जनरेटर में उसे विद्युत इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 45 नंबर देखिए प्रति पूरक विनिकरण निधि प्रबंधक एवं योजना प्राधिकरण कैंपा से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा देखिए CAF अधिनियम 2016, CAF नियम 2018, 30 सितंबर 2018 को लागू हुआ, ये सही है, प्रभावी हुआ था। और देखिए राष्ट्रीय कैंपा के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों प्राधिकरणों के लिए एकल शासी नियामक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एकल नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये एकल जो है यहाँ नहीं होगा, ये अलग अलग, इसीलिए गलत ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग एक ही है सही, तो एक ही लगाएंगे टिक, बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित तालिकाओं का विशेष सत्र के दौरान 5 संस्थानों द्वारा एक प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और प्रति उम्मीदवार दिए गए प्रशिक्षण शुल्क को दर्शाता है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखते हैं तो कह रहा है, ये तो सवाल ही है हमको लगता है, आप लोग बना लीजिएगा, हम ठीक लगा देते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा 54 लाख। ठीक है, सही ऑप्शन है। और 47 का हो जाएगा ये 2 करोड़ 44 लाख 40 हजार के आसपास। ठीक, 48 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 4920.45। और आगे आइए, यहाँ देखिए सभी गांवों और संस्थानों द्वारा कुल कितना शुल्क एकीकृत किया गया है। तो ये डी नंबर हो जाएगा 2,32,40,000। 50 नंबर है, ये इसका आंसर हो जाएगा 216:245। आप लोग बनाते रहिए और बना बना के चेक कीजिए अपना आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वही चार्ट का सवाल है, इसको बना लीजिएगा। आंसर अभी बता देते हैं, ये 48,000 होगा। आइए 52 नंबर, ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आंसर नहीं आ रहा है डिफरेंट, तो ई नंबर हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, ये 72,000 हो जाएगा, सही ऑप्शन। 54 का हो जाएगा 4/9। 55 का हो जाएगा 11,000। और आइए 56 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है ओ तथा औ का उच्च स्थान है, तो ओ और औ का उच्च स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। शायद ये कंठ या ओष्ठ विकल्पों का विश्लेषण अगर किया जाए तो कंठ व तालु
और दंत और ओष्ठ ये गलत हैं, ठीक है, मेल तो नहीं खाता है, तो सी ही हो जाएगा, ठीक है। अभी 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने के लिए स्थिति में किया जाता है? यह हो जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है इसका उपयोग सामासिक पदों और युग्म शब्दों या पुनरावृत्ति वाले शब्दों के बीच होता है। निर्देशक चिन्ह ये किसी भी बात को आगे बढ़ाने या आगे स्पष्ट करने के लिए लंबा खींचा जाता है। विवरण चिन्ह यह विवरण देने के लिए प्रयुक्त होता है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये हो जाएगा सब परिणाम सहित स्पष्ट कीजिए, ये गलत हो जाएगा। तो अन्य विकल्प ये सही है, ये बिल्कुल अशुद्ध है, तो अशुद्ध ही हम लोग को ढूंढना है। 59 देखिए, जब कोई राजकीय और गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्यात, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति। विज्ञप्ति यह प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम में आम जनता के लिए जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचना है। और परिपत्र ये जो है कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार है। आपसी पत्राचार मतलब अगर कोई अनुमंडल या ब्लॉक में कोई अधिकारी एक दूसरे से बात करते हैं तो परिपत्र कार्यालयों के बीच के बात को अपना रखा जाता है। और ये अनुस्मारक क्या, ये किसी भी पुराने पत्र की याद दिलाने के लिए होता है। अनुस्मारक ज्ञापन जो है यह प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता के लिए जारी किए जाने वाले आधिकारिक सूचना है। नेक्स्ट देखिए, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते वाक्य में कौन सी काल है? ये हेतु मध्य भूत है। ये इसमें एक क्रिया का होना दूसरी भूतकालिक क्रिया पर निर्भर करता है। सामान्य भूत जो है साधारण रूप से भूतकाल की क्रिया है। आसन्न भूत जो है कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो आसन्न भूत कहते हैं। संदिग्ध भूत उसे कहते हैं जो कार्य होने में संदेह हो, संदिग्ध भूत कहते हैं। क्लियर हो गया? 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये तत्सम हो जाएगा उत्साह। उत्साह ये संस्कृत भाषा का शुद्धतम तत्सम है। और इमली ये जो है ये तद्भव है, ठीक। और अनाज जो है ये दोनों तद्भव शब्द हैं। अनाज और किसान ये दोनों जो है तद्भव है। 62 नंबर देखिए, कह रहा है आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा? सस्ती चीजें। आंधी के आम होना सस्ती चीजें। इसमें किसी वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में और कम कीमत का सुलभ होना आता है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिन पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा पमार। क्या हो जाएगा? पामर। पामर हो जाएगा। दीवा, वार और वासर ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं। ये सभी किसका है? दिन के पर्यायवाची हैं। तो ये दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, तो हम लोग परमार के साथ जाएंगे। 64 नंबर कह रहा है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अनुएसन, अनु जोड़ ऐसन। इसमें से ऐसन, इसमें से उ के बाद ए आने पर वे बनते हैं जो यन संधि के नियम हैं, इसीलिए भी हो जाएगा। 65 नंबर देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, शब्द शुद्ध ही है। ठीक है, इसमें सभी शुद्ध है, क्षिति, शारीरिक, हल्या, अधीन, ये सब शुद्ध ही है। अब आइए 66 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें से कह रहा है कि एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियां की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है, तो छपाई की गुणवत्ता कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इकोनो मोड। इकोनो मोड, ये जो है इकोनो मोड, ये प्रिंट का वह फीचर्स है जो ड्राफ्ट प्रिंट के दौरान टोनर और स्याही का खपत कम करता है। ठीक है, ये वेस्ट जो है इसमें उच्चतम गुणवत्ता और सर्वाधिक स्याही खर्च करता है वेस्ट। डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग यह है, यह कागज के दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए होता है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग। और ये है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या काम है। अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण से संबंधित सही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और W3C जो है www के विकास और टिम बर्नर्ली द्वारा इसके शुरुआती सर्वर ब्राउज के इतिहास से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में सही विकल्प यहाँ इनमें से कोई नहीं बनता है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक का उपयोग किया गया था। तो ये ट्रांजिस्टर, ये जो है ट्रांजिस्टर, इसका उपयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हुआ था। ठीक है, प्रथम जो हुआ था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर जो हुआ है। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका उपयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर, ये इसका उपयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था। चौथी पीढ़ी देख लेते हैं, चौथी पीढ़ी। ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तीसरी पीढ़ी में हुआ है। ट्रांजिस्टर 2 जो है ये कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। वैक्यूम ट्यूब जो है इनका उपयोग पहली पीढ़ी में हुआ था। तो 1 2 3 4 हो गया। वैक्यूम पहले आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर 2 आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया। तो इस तरह आप लोग सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। अभी 69 क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और देखिए, तो सही कौन हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्या को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है। ये R1C1 शैली के नियमों से संबंधित दिए गए विवरण में इस कथन को गलत माना गया है। ये R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेलेडी की विसंगति प्रदर्शित कर सकता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह एल्गोरिथम है जिसे मेमोरी फ्रेम की संख्या बढ़ाने पर कभी-कभी पेज फॉल्ट की संख्या बढ़ जाती है। इसे वेलिंग विसंगति भी कहते हैं। अब ये लीस्ट रिफ्लेक्सिटी यूज्ड LRU, ये जो है ये समानता
इस विसंगति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनीकृत संस्करण तक पहुंचाने में हमेशा मदद करती है? तो ये क्लाउड फाइलिंग जो शेयरिंग है ये इसके माध्यम से अटैचमेंट भेजने के बजाय लिंक साझा होता है, तो जिसे सभी को हमेशा अपडेट फाइल मिलता है, इसीलिए ये हो जाएगा बी नंबर, क्लाउड फाइल शेयरिंग। अब ये वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन क्या है? ये बैकअप और सिंक के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस। तो ये जो है सूट की मानक पदानुक्रम परत का सही क्रम है, इसीलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर, समान कंप्यूटर एप्लीकेशन CAD का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। तो ये जो है इनका उपयोग वास्तुकला और इंजीनियरिंग और ड्राफ्टिंग में सटीक डिजिटल मॉडल व चित्र बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 74, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय और इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3-वे हैंडशेक का उपयोग करके कन्वेंशन स्थापित करता है? तो ये हो जाएगा 74 का सही उत्तर सी हमको लग रहा है, UDP। और इसमें TCP भी हो सकता है। ठीक है, तो विश्वसनीय और कनेक्शन ऑपरेटिंग सेवा प्रदान करने वाली मुख्य प्रोटोकॉल TCP है, जबकि विकल्प चिन्हित रूप में यह दर्शाया गया है। तो अभी तो UDP है ही, तो सी ही हम लोग जाएंगे, सी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि ये पीला कलर का है तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। ये दोनों होता है, UDP और TCP। ठीक है, तो एक है तो एक के साथ तो उनको लगाना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। 75 देखिए, एक्स पहले ट्विटर पर क्वाइटेड पोस्ट फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो ये जो है किसी दूसरे यूज़र के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रीपोस्ट करने के लिए किया जाता है। क्विट पोस्ट मतलब दूसरे के पोस्ट को फिर से अपने आईडी से पोस्ट करना रीपोस्ट कहलाता है, तो उसी को कहा जाता है क्विट पोस्ट। तो इसके माध्यम से आप किसी भी अन्य व्यक्ति के ट्वीट को अपने खुद के विचार कमेंट के साथ अपने टाइमलाइन पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 76 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस का है क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहिए 100 क्वेश्चन नंबर तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के करीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? ये हुआ है शांति, समक्ष और समावेश। ठीक है, यह बहराइच के इस विशेष गांवों को उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल और जिम्मेवार पर्यटन के तहत स्थानीय संस्कृति, शांति और समावेशी विकास भी और बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 82 नंबर। देखिए, जनवरी 2023 में वाराणसी
से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एमवी गंगा विलास। ये ऐतिहासिक लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के विभिन्न नदियां प्रणाली से होते हुए लंबी दूरी तय करने वाला रिवर क्रूज है, जिसका शुभारंभ वाराणसी से हुआ था। एमवी गंगा विलास। 83 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे किस सरकार का हिस्सा बना था? तो ये गोरखपुर सरकार जो है, ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सूबे के बाद प्रशासनिक खंड सरकार कहलाता था, जिसके तहत बस्ती का क्षेत्र गोरखपुर सरकार के अधीन आता था। ठीक, ये आ जाएगा 84। देखिए क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शांति पूजा, जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा था? तो ये सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी ने लिखा था। रामचरित्र रचित राम की शक्ति पूजा हिंदी की एक अत्यंत प्रसिद्ध और उत्कृष्ट प्रबंधक व दार्शनिक कविता है। राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट आइए 85 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODPO योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिला सूची 1 को उनके संबंधित उत्पाद के सुमेलित कीजिए और सूचियों को निम्नलिखित में से कूट का उपयोग करके चुनिए। देखते हैं क्या होता है। ये बदायूं जो है ये हो जाएगा, ये सही है। जरी जारो तोई, ठीक है। अयोध्या, ये अयोध्या गुड़ हो जाएगा, ठीक है। ये बलिया जो होगा विंदी हो जाएगा। बांदा जो है सजर पत्थर शिल्प हो जाएगा। सही है सभी। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर। उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चुका बीच निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो ये पीलीभीत और टाइगर रिजर्व में स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने भगवान दास के सहयोग से वाराणसी में इसकी नींव रखी थी। अब आइए नेक्स्ट 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा माध्यम भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को मिलाया गया है, जबकि मिड डे मील योजना एक अलग स्वतंत्र पोषण कार्यक्रम के रूप में संचालित होती है। 89। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ एक बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ ऋषभपत्तनम दिग्दाव में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर। निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है? तो ये कहा गया है मेघदूत को कहा गया है। महाकवि कालिदास की इस प्रसिद्ध संस्कृत काव्य की रचना में चित्रकूट की पहाड़ियाँ जो है रामगिरी के रूप में संबोधित किया गया है, जहाँ यक्ष निवास करता था। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया है? तो ये क्या है? विश्व बैंक। विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में बंजर और क्षारीय भूमि का सुधार
और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने वित्तीय सहयोग दिया है। और नेक्स्ट आइए 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था? तो ये मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ये भारतीय हॉकी के अप्रतिम जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, जिनका जन्मदिन 29 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय खेल के दिवस में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। 93 नंबर देखिए, गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनकर किस राजवंश का उदय हुआ? तो ये अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय किया गुप्त शासन के पतन के बाद? तो ये मौखरी है, ठीक है। तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मौखरी, ठीक। ये गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता लाने और कन्नौज को मुख्य केंद्र बनाने में मौखरी वंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो इसीलिए हम लोग मौखरी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया? तो ये कार्बन डेटिंग प्रमाणन पत्र, जो हरित आवरण बढ़ाने और किसानों को दीर्घकालिक लाभ से जोड़ने के लिए इस अभियान के तहत कार्बन डेटिंग प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। 95, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाब-ए-हुमायूं की स्थापत्य कला से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है रूमी दरवाजा, ठीक है। लखनऊ की इस ऐतिहासिक संरचना की सुंदर वास्तुकला और डिजाइन ये जो है इस्तांबुल में प्रसिद्ध द्वारकों के द्वारा प्रेरित है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये पहल किया गया था जल पखवाड़ा। यह स्कूली बच्चों और युवाओं के बीच पानी की बचत और भूजल संचयन के महत्व को स्थापित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। 97 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये देवी पाटन के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में इन तराई क्षेत्रों वाले जिला के प्रशासनिक और मंडलीय मुख्यालय देवी पाटन गोंडा के अंतर्गत आता है। 98 नंबर देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। ये आशुतोष शर्मा जो हो जाएगा, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो आशुतोष शर्मा विज्ञान, तो नीचे कर लेते हैं। आशुतोष शर्मा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है। और सोनिया नित्यानंद, तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा से संबंधित है। हृदय नारायण दीक्षित, ये हो जाएगा आपका साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। और ये श्री नारायण भुल्लई भाई, ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक मामले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 99 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंदी बाबा दूध मिशन का हिस्सा नहीं है? तो ये कामधेनु डेयरी योजना जो है दूध विकास और पशुपालकों को बढ़ावा देने से जुड़ी इस मिशन की संरचना में विभिन्न उप योजनाओं शामिल है, जिसे आप कह सकते हैं कामधेनु
या अन्य संदर्भ योजनाओं की स्थिति इनके दायरे के अनुसार तय होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई के रूप में उपकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इसमें उपध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। तो ये हो जाएगा आपका अवधी। अवधी भाषा और उसकी उपबोलियों की प्रमुख मुख्य भाषाई विशेषता यह है कि इसमें शब्दों के अंतर्गत उ स्वर की ध्वनि जैसे रोबुच आउ प्रमुखता की आती है, इसलिए इसे उपकार बहुला कहा जाता है। तो ये नंबर सही है। दोस्त, इस 1 से 100 क्वेश्चन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपका इस जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसका एक आप आधार मान करके आप तैयारी कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम सीख के नाम से है, बेल आइकॉन को भी दबाइए। धन्यवाद।